दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में अकबर और बीरबल की नई मजेदार कहानी। दीपक तले अंधेरा। दोस्तों, शाही महल की सबसे ऊंची छत पर बीरबल बादशाह अकबर के साथ बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। तभी उन्होंने सामने देखा, कुछ दूरी पर कुछ लोग एक राहगीर को लूट रहे थे। राहगीर अपने सामान को बचाने की कोशिश में था, लेकिन वह अकेला राहगीर इतने लोगों के आगे हार गया और उसका कोई वश न चला। राहगीर पिट भी गया और उसका सब मालस बाप भी उससे छिन गया। वह लहूलुहान राहगीर बादशाह सलामत के किले के नजदीक आया और चीख चीख कर कहने लगा, यह बड़ी शर्म और आश्चर्य की बात है, बादशाह के सामने ही लुटेरे मेरा सामान लूटकर भाग गए। उसकी चीख पुकार बादशाह के कान में पड़ी तो उन्हें भी बड़ा कष्ट हुआ और उन्होंने बीरबल को फटकारते हुए कहा, क्या बीरबल, यह है तुम सबकी शासन व्यवस्था? जब हमारी आंखों के सामने ही हमारी प्रजा लुट जाती है, तब हमारी आंखों के पीछे यहाँ क्या नहीं होता होगा? बीरबल ने बड़ी ही नम्रता से कहा, जहां पनाह, क्या आपको यह कहावत नहीं मालूम कि दीपक दूसरों को रोशनी देता है पर उसके तले अंधेरा ही रहता है? शहंशाह अकबर अवाक रह गए। बीरबल के कहने का आशय था कि प्रशासन की नाक के तले ऐसा ही होता है जब कर्मचारी घूसखोर होते हैं। बीरबल ने बातों ही बातों में बादशाह को यह समझा दिया था कि यह सब प्रशासन में ढील देने का नतीजा है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बादशाह अकबर अभी दरबार में आकर बैठे ही कि तभी दरबार में लंका के राजा का एक दूत हाजिर हुआ। बादशाह अकबर ने उसका स्वागत करते हुए कहा, कहो कैसे आना हुआ? दूत सिर झुकाकर बोला, जहां पनाह, आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान, चतुर तथा हाजिर जवाब दरबारी हैं। हमारे महाराज ने यहाँ मुझे एक घड़ा अक्ल लाने के लिए भेजा है। बादशाह अकबर यह सुनकर चौंक गए कि भला अक्ल भी कहीं घड़े में भरी जा सकती है। लगता है लंका का राजा हमारी हंसी उड़ाना चाहता है। यह सोचते सोचते बादशाह को बीरबल की याद हो गई। बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलवाकर उसे यह बात बताई। बीरबल बोले, जहां पनाह, अक्ल का प्रबंध तो हो जाएगा, पर इस काम में कुछ हफ्ते लग सकते हैं। शहंशाह अकबर ने बीरबल को समय दे दिया। बीरबल अब इस काम में लग गए और एक नौकर से कहा कि वह छोटे मुंह वाले मिट्टी के कुछ घड़ों का इंतजाम करे। नौकर घड़े लेकर आया तो बीरबल नौकर को लेकर कद्दू की बेल तक गए और उन्होंने एक घड़े में एक छोटे कद्दू डाल दिए। इसके बाद उन्होंने बाकी घड़ों में भी इसी तरह से कद्दू रख दिए। फिर बीरबल ने नौकर से कहा, इन घड़ों की देखभाल सावधानी पूर्वक करना। बीरबल यह कहकर कामकाज में लग गए। समय पूरा हो गया तब बीरबल दरबार में हाजिर हुए। शहंशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, अक्ल के घड़ों की स्थिति क्या है? जहां पनाह, बस 2 हफ्ते का और समय चाहिए, फिर सारे घड़े अक्ल से भर जाएंगे। 2 हफ्ते बाद बीरबल ने आकर देखा कि घड़े में कद्दू के फल घड़े जितने हो गए हैं। वह बहुत ही खुश हुए और इसके दूसरे दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और लंका के दूत को बुलवाया। लंका का दूत जैसे ही दरबार में हाजिर हुआ, बीरबल के सेवक घड़े लिए दरबार में आ पहुंचे। बीरबल ने एक घड़ा लंका के दूत को देते हुए कहा, लीजिए अक्ल का घड़ा और जाकर अपने राजा को सादर भेंट कीजिए, परंतु खाली होने पर हमारा यह कीमती घड़ा हमें जैसे का तैसा वापस मिल जाना चाहिए। इसमें रखा अक्ल का फल भी तभी असरदार होगा जब इसे किसी भी तरह की हानि न पहुंचाई जाए, यानी इसे साबुत ही घड़े से निकाला जाए। बीरबल से दूत ने पूछा, हुजूर, क्या मैं अक्ल के फल को देख सकता हूं? हाँ, देख सकते हैं, बीरबल ने आगे कहा। यदि आपके राजा को और अक्ल की जरूरत हो तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे 5 घड़े हमने रखे हुए हैं। दूत जब घड़ा देकर दरबार से चला गया, तब शहंशाह अकबर अपनी जिज्ञासा को दबा न सके और बीरबल से बोले, अक्ल का फल हमें भी तो दिखाओ।
तुम्हारे पास अक्ल के अभी 5 घड़े रखे हैं न? हाँ हुजूर, 5 ऐसे घड़े अभी मेरे पास हैं। मैं अभी हाजिर करता हूँ। बीरबल ने यह कहते हुए सेवक को घड़े लाने को कहा। सेवक घड़े लेकर शहंशाह के समीप पहुंचा तो उन्होंने घड़े में झांक कर देखा। फिर बादशाह अचानक ही हंस पड़े और बीरबल की पीठ थपथपाते हुए बोले, मान गए बीरबल, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं। इस कद्दू को खाकर लंका के राजा की बुद्धि तेज हो जाएगी। चले थे हमें मूर्ख बनाने। और शहंशाह यह कहकर हंसने लगे। दरबारी भी अपनी हंसी रोक न सके। बीरबल की चतुराई पर उन सबको ही नाज था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, एक धनवान कंजूस व्यक्ति की तारीफ में एक कवि कविता लिखकर उससे मिला और कवि ने अपनी कविता बड़ी शान से पढ़कर उसे सुनाई। वह कंजूस समझ गया कि यह कवि उससे कुछ लेने के लिए ही यहाँ आया है। प्रशंसा में कविता पढ़ना तो एक बहाना है। कंजूस ने सोचा कि क्यों न मैं भी इसे अपनी बातों से खुश करके यहाँ से जाने पर मजबूर कर दूं। यह सोचते हुए वह कंजूस बोला, बहुत खूब कवि महोदय, आपने मेरी तारीफ में बहुत अच्छी कविता लिखी है। कल आप आइए, मैं आपकी मुराद अवश्य पूरी करूंगा। कवि वापस चला गया। कंजूस बहुत ही खुश हुआ कि चलो बला टली। कुछ देना न पड़ा और बात भी बन गई। दूसरे दिन कवि कुछ धन पाने के लालच में कंजूस से मिलने आया। कवि पर नजर पड़ते ही कंजूस बोला, तुम कौन हो भाई? किससे मिलना है? यह कहकर कंजूस ने ऐसा नाटक किया जैसे उसने कवि को कभी देखा ही न हो। कवि आश्चर्य से चौंकते हुए बोला, महोदय, आप यह क्या कह रहे हैं? कल ही तो मैं आपसे मिला था और आपकी तारीफ में खूबसूरत सी कविता भी लिखकर सुनाई थी। आप इतने कम समय में ही मुझे भूल गए। कंजूस बोला, कल की बात आज करने से कोई लाभ नहीं। जैसे कल तुमने मुझे कविता सुनाई वैसे ही मैंने भी अपनी मीठी मीठी बातें तुम्हें सुना दी थीं। न तो तुमने मुझे कुछ दिया और न मैंने तुम्हें कुछ दिया। हिसाब बराबर हो गया। अब तुम मेरा पीछा छोड़ो। कंजूस के इतना कहने पर वह कवि वहां से सीधे घर आया और अपने एक दोस्त के साथ बीरबल से मिला और अब तक जो हुआ था वह सब बीरबल को बता दिया। बीरबल बोले, कवि महोदय, आप 1 हफ्ते के बाद अपने इस दोस्त को उस कंजूस के यहाँ भेजना। जब आपका दोस्त कामकाज के बहाने उससे मित्रता कर ले तब किसी दिन उसे घर पर आने का निमंत्रण देना। उस दिन मुझे भी बुला लेना, लेकिन इतना अवश्य ध्यान रहे कि उसे केवल न्योता देना है, खाना नहीं खिलाना है। बीरबल यह कहकर दरबार के कामकाज में तल्लीन हो गए। कवि का मित्र कुछ ही रोज में कंजूस से काफी घुल मिल गया। जब मित्रता गाढ़ी हो गई तब एक दिन कंजूस को उस व्यक्ति ने खाने का निमंत्रण दिया। कंजूस ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बीरबल और कवि को भी इसकी खबर कर दी। कवि वेश बदलकर दोस्त के घर आ पहुंचे। बीरबल भी वेश बदलकर आ गए। थोड़ी देर बाद कंजूस भी आ गया। उन तीनों ने ही कंजूस की बड़ी आवभगत की और कंजूस से तरह तरह की मीठी बातें करने लगे। कंजूस भूखा था क्योंकि वह घर से खाकर नहीं चला था और दावत के नाम पर सुबह से ही कुछ खाया नहीं था। जब उसे भूख कुछ अधिक ही सताने लगी तो परेशान होकर कंजूस बोला, अरे भाई, खाने पीने का भी इंतजाम है या ऐसे ही बैठे रहना है? कवि के मित्र ने कहा, मित्र, मैंने तुम्हें भोजन के लिए नहीं बुलाया है। मैंने तो तुम्हें केवल भोजन का निमंत्रण देकर प्रसन्न किया है। यह सुनते ही कंजूस ने उन तीनों को ध्यान से देखा, फिर कवि को तुरंत ही पहचान लिया। कंजूस ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और कवि को वाजिब इनाम दिया तथा इस घटना से अच्छी सीख ली। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बादशाह अकबर के मन में हमेशा कोई न कोई सवाल उठता ही रहता था। एक दिन बादशाह सलामत ने बीरबल से कहा,
बीरबल, दरबार में एक ऐसे आदमी को ढूंढ कर ले आओ जो बहुत ही बुद्धिमान हो। बीरबल कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, जहां पनाह, मैं जल्दी ही ऐसा आदमी ढूंढकर दरबार में ले आऊंगा, लेकिन इसके लिए समय और धन की आवश्यकता पड़ेगी। बादशाह अकबर बोले, बीरबल, सोने की 300 मोहरें और 1 हफ्ते का समय हम तुम्हें देते हैं। धन और 1 हफ्ते का अवकाश लेकर बीरबल अपने घर चले गए। सारा धन उन्होंने दीन दुखियों में बांट दिया। सप्ताह के अंतिम दिन बीरबल ने एक चरवाहे को पकड़ा और उसे स्नान करवाकर अच्छे कपड़े पहनाए तथा सोने की 100 मोहरें उसे देकर दरबार में ले आए। रास्ते में ही चरवाहे को बता दिया कि उसे बादशाह सलामत के सामने कैसा व्यवहार करना है। बादशाह अकबर के दरबार में पधारते ही बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं बुद्धिमानों का बुद्धिमान व्यक्ति ढूंढ कर लाया हूं। शहंशाह ने चरवाहे को देखते हुए पूछा, तुम्हारे माता पिता तुम्हें क्या कहकर बुलाते हैं? तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम कौन सी खास बात जानते हो? एक साथ इतने सवाल बादशाह अकबर ने कर दिए, लेकिन चरवाहे ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि बीरबल ने उसे पहले से ही चुप रहने के लिए कहा था। बादशाह ने शिकायत भरे लहजे में बीरबल से कहा, बीरबल, यह कहीं गूंगा और बहरा तो नहीं है? इसने तो हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। भला यह बुद्धिमानों का बुद्धिमान कैसे हो सकता है? बीरबल ने शीश नवाकर कहा, हुजूर, यह इसकी बुद्धिमानी है। इसने अपने बड़े बूढ़ों से सीख रखा है कि राजा और स्वयं से अधिक समझदार व्यक्ति के सामने चुप रहने में ही भलाई है। यह उनसे मिले ज्ञान का अनुसरण कर रहा है। बादशाह अकबर बीरबल के इस तर्क के आगे अब क्या बोलते। वे मुस्कराकर ही रह गए और चरवाहे को इनाम देकर सम्मान के साथ दरबार से विदा किया। बैल का दूध बहुत मजेदार कहानी। एक दिन की बात है कि अकबर और बीरबल दोनों एक उपवन में बैठे हुए आनंद मना रहे थे। इतने में शाम हो गई। जब बीरबल घर जाने को उद्यत हुआ तो बादशाह ने उसे रोककर कहा, बीरबल, आज कई दिनों से मैं एक बात सोच रहा था, परंतु तुमसे कहना भूल जाता था। एक हकीम दवा बनाता है, उसमें बिल के दूध को अनिवार्य आवश्यकता है। यदि तुम कहीं से उसे ला दो तो अति उत्तम हो। पत्ता खड़का बंदा भड़का। बीरबल बादशाह की मंशा समझ गया और मन में कहा कि बादशाह इस बहाने मुझे मूर्ख बनाना चाहते हैं। बीरबल बोला, इसमें घबराने की कौन सी बात है, मैं 1 सप्ताह में बैल का दूध ला दूंगा। बादशाह ने कहा, 2-4 दिन और अधिक लग जाएं तो कोई चिंता की बात नहीं है, परंतु दूध का आना बहुत लाजिमी है। बहुत अच्छा, कहता हुआ बीरबल वहां से विदा हुआ। वह घर पहुंच एकांत स्थान में बैठकर बैल के दूध वाले प्रश्न पर विचार करने लगा। चिंताग्रस्त बीरबल को कई घंटे का समय मिनटों के समान बीत गया। जब भोजन करने का समय हुआ तो नियमानुसार उसकी लड़की बुलाने आई। वह अपने पिता का चेहरा उतरा और विचारमग्न देखकर ठिठक गई। जब उसको खड़े कई मिनट व्यतीत हो गए और पिता का ध्यान न टूटा तो वह उद्विग्न होकर पिता से चिंता का कारण पूछा। यद्यपि यह बीरबल की बड़ी लड़की थी और वह इसकी बुद्धिमत्ता की कई बार परीक्षा भी ले चुका था, फिर भी ऐसे गूढ़ विषय में उसे सफलता मिलेगी ऐसी आशा स्वप्न में भी न थी। इसलिए कुछ समय तक उसकी बातों को अनसुनी कर टालमटोल करता रहा। पुत्री के पुनः पुनः अनुरोध करने पर उसे विवश होकर बादशाह का जटिल प्रश्न सुनाना पड़ा। कन्या बोली, पिताजी, यह कौन सी ऐसी कठिन बात है जिसके लिए आप ऐसे चिंताकुल हो रहे हैं? चलिए, भोजन का समय बीता जा रहा है। मैं उसका उत्तर 1 हफ्ते के भीतर ही बादशाह को पहुंचा दूंगी। लड़की के ऐसे उत्तर से बीरबल की चिंता घटी और शाह सकर भोजन करने गया। इस प्रकार जब 2 दिन व्यतीत हो गए तो बीरबल की लड़की ने एक नई तरकीब निकाली।
वह ढूंढकर बहुतेरे पुराने वस्त्रों को घर से बाहर निकाल लाई और उनका एक गट्ठर तैयार किया। जब आधी रात का समय हुआ तो उस गट्ठर को सिर पर लादकर नदी तट पर जा पहुंचो और छियो छियो कर वस्त्र पछाड़ने लगी। बादशाह का महल ठीक नदी तट पर बना हुआ था। अर्धरात्रि के समय नींद के प्रथम प्रहर में जब कपड़ा धोने की आवाज बादशाह के कान में पड़ी तो उसकी निद्रा भंग हो गई और पहरे वाले संतरी को पुकार कर बोला, देखो इतनी रात्रि में कौन धोबी कपड़ा छांट रहा है, उसे तुरंत पकड़कर मेरे पास लावो। पहरे वाला सिपाही हुक्म पाते ही कई अन्य सिपाहियों के साथ वहां पर जा पहुंचा जहां से कपड़े धोने की आवाज आ रही थी। वे सब बड़े हैरान और परेशान हुए क्योंकि देखते क्या हैं कि एक सिर से पैर तक अति सुंदरी युवती कपड़े पछाड़ रही है। सिपाहियों ने उसे कई बार पुकार कर बादशाह का हुक्म सुनाया परंतु वह उनकी बातें अनसुनी कर बराबर अपने काम में व्यस्त रही। आखिर एक सिपाही उसके बिल्कुल समीप पहुंचकर बोला, अरे तू कौन है जो इतनी धृष्टता कर रही है और पुकारने पर सुनती भी नहीं। चल तुझे बादशाह ने बुलाया है। लड़की तो येनकेन प्रकारेण बादशाह के पास पहुंचना ही चाहती थी परंतु फिर भी अपना अभिप्राय छिपाकर बोली, आप लोग मुझे क्यों दुख देने पर उतारू हुए हैं, लो मैं अपने घर चली जाती हूँ। सिपाहियों ने कहा, खबरदार तुम्हारा भला इसी में है कि सीधे हम लोगों के साथ बादशाह के पास चलो। लड़की कपड़ों को जहां का तहां छोड़ उनके पीछे हो ली और जब बादशाह के सन्निकट पहुंची तो बड़े अदब से झुककर सलाम की और डरी सो होकर एक किनारे खड़ी ही बादशाह के हुक्म की प्रतीक्षा करने लगो। बादशाह क्रोध से आग बबूला हो रहा था। उसने अपनी लाल लाल आंखें निकाकर पूछा, ए कमबख्त, तू कौन है और इस रात्रि के मध्यकाल में यहाँ कपड़े क्यों धो रही है। लड़की ने देखा कि बादशाह क्रोध से तमतमा गया है, इसलिए कांपती हुई गिड़गिड़ाकर खड़ाती जुबान से बोली, श्रीमान श्रीमान मैं तो। बादशाह को उसे घबराई हुई देखकर दया आ गई और उसे सांत्वना देते हुए बोला, तू इतना घबराती क्यों है, यदि साफ दो बतला देगी तो तुझे माफी दी जाएगी अन्यथा बहुत कष्ट उठाएगी। लड़की ने कहा, पृथ्वीनाथ, मुझे इस समय नितांत आवश्यकता पड़ी है जिस कारण विवश होकर कपड़े धोने आई हूँ। बादशाह ने कहा, ए अभागी, ऐसी कौन सी जरूरत थी जिसके लिए तू इतना परेशान है। लड़की ने उत्तर दिया, क्या कहूँ पृथ्वीनाथ, आज दोपहर में मेरे पिता को लड़का पैदा हुआ है, सो मैं दिन भर तो और कामों में परेशान थी, इस वक्त फुर्सत पाने पर कपड़े धोने आई हूँ क्योंकि साफ कपड़ों की आवश्यकता आन पड़ी है। लड़की के ऐसे कौतूहलपूर्ण उत्तर को सुन बादशाह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसे फटकारते हुए बोला, हेरे नादान छोकरी, तू क्या बकती है, क्या तेरा दिमाग खप्त तो नहीं हो गया है, भला पुरुष को भी कहीं लड़का पैदा होता है। लड़की सुअवसर देखकर विनम्रता पूर्वक बोली, पृथ्वीनाथ, जब पुरुष को लड़का नहीं हो सकता तो बैल को दूध कैसे होगा। बादशाह को अपनी पहली बात स्मरण हो आई। चकित होकर लड़की से पूछा, क्या तू बीरबल की लड़की तो नहीं है। लड़की ने उत्तर दिया, जी हाँ पृथ्वीनाथ, आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। बादशाह उसकी इस चतुरता से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको आभूषण और द्रव्य पुरस्कार में देकर बड़ो इज्जत से पालकी में बैठाकर विदा किया। लड़की ने घर पहुंचकर पिता का चरण स्पर्श कर रात की घटना का सारा वृतांत कह सुनाया। बीरबल अपनी बुद्धिमती कन्या से बहुत प्रसन्न हुआ और उसका पुरस्कार उसे लौटाकर बहुत आशीर्वाद दिया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और कमेंट में जरूर बताएं कहानी कैसी लगी। मोती की खेती बहुत मजेदार कहानी। एक दिन की घटना है कि बादशाह और बेगम दोनों भोजनोपरांत बाग में भूला भूलते हुए सानंद गपशप लड़ा रहे थे। अचानक बेगम की ऊर्ध्ववायु खुली जिससे बादशाह बहुत चिढ़ गया और बेगम को तुरंत महल से बाहर निकल जाने की आज्ञा दी। बेगम शहर से बाहर एक बाग में कैदी की सूरत में नजरबंद कर दी गई। बादशाह को वही धुन सवार थी।
दूसरे दिन जब सवेरे दरबार लगा तो बादशाह ने सभासदों से पूछा, क्या कभी तुम लोगों को भी अधोवायु निकलती है? अधोवायु निकलने के कारण बेगम का दंडित होना सब पर विदित था। इस कारण एक स्वर से सबों ने इनकार कर दिया और उस दिन का दरबार समाप्त हुआ। जिस दिन की यह बात थी उस दिन बीरबल किसी सरकारी काम से बाहर गया था, इसलिए जब कई दिन पश्चात वह लौटा तो बादशाह ने वही प्रश्न बीरबल से भी किया। भला बीरबल कब चूकने वाला था? वह झट बोला, पृथ्वीनाथ, जिस तरह से अन्य लोगों को अधोवायु होती है उसी तरह मुझे भी होती है। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह बहुत नाराज हुआ और उससे बोला, वाह, खूब अच्छे रहे। इस सभा में ऐसा एक भी आदमी नहीं है जिसे अधोवायु सरती हो, फिर तुम्हें कैसे सरने लगी? जब यही बात है तो तुम दरबार से बाहर चले जाओ और जब तक मैं तुम्हें आने की आज्ञा न दूं कदापि न आना। बीरबल हाजिर जवाब था, उसे उत्तर प्रत्युत्तर करने में हिचकिचाहट नहीं होती थी, परंतु मौका देखकर काम करना बुद्धिमानों का काम है। बादशाह को अपने ऊपर बहुत नाराज देख वहां से वह तत्काल बाहर चला गया। बेगम को नजरबंद हुए जब बहुत दिन हो गए तो एक दिन वह अपने नजरबंदी के कष्टों से ऊबकर बीरबल को बुलवाया और उससे आजिजी कर बोली, बीरचल, आपकी मदद के बिना मेरा उद्धार नहीं हो सकता। कोई तरकीब निकालकर मुझे इस निविड़ कैद से मुक्त करो, मेरा जीवन असंभव हो रहा है। बीरबल ने कहा, दूसरे को वकालत वही कर सकता है जो निर्दोष हो। मैं तो खुद हो तुम्हारे दोष में शामिल हूं, तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? बेगम बीरबल को भली भांति जानती थी, अतएव उसकी बात बीच में ही काटकर बोली, बीरबल, तुमको मैं भली भांति जानती हूं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि चाहे बादशाह तुमसे भले ही नाखुश हो, परंतु उनको मना लेना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। बेगम की इस युक्तिसंगत बात को सुनकर बीरबल खुश होकर उसके कार्यसाधन के निमित्त 10,000 रुपए की मांग पेश की। उसे तत्क्षण 10,000 की थैली समर्पण की गई। बीरबल घर पहुंचकर एक सुनार को बुलवाया, वह अपने काम का बड़ा पक्का था। बीरबल उसको रुपए की एक थैली देकर बोला, सेठ जी, मुझे मोती मंडित सुवर्ण का एक जव की बाली दरकार है, इसलिए आप उत्तम 2 मोतियों को बाजार से संग्रह कर उन्हें सोने में इस प्रकार जड़ों की देखने में हूबहू जव की बाली ही जान पड़े। सुनार कुछ कालोपरांत एक उत्कृष्ट बाली बना लाया। बीरबल उसे देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे कुछ द्रव्य इनाम में देकर विदा किया। आप उस बाली को लेकर बादशाह के महल की तरफ चला। दरबार में पहुंचते पहुंचते आधा दिन ढल गया। परंदारों से अपने आने का संदेशा बादशाह के पास यह भेजा कि, पृथ्वीनाथ, मैं एक बड़े आवश्यक कार्यवश आपसे मिलने आया हूं, यदि आज्ञा हो तो अंदर आऊं। बादशाह ने आज्ञा देकर बीरबल को दरबार में बुलवा लिया। बीरबल बादशाह के पास पहुंचकर नियम अनुसार सलाम कर बगल में बैठ गया और मोती उसके हाथ में देकर बोला, गरीब परवर, यह मोती का बीज एक बाहरी व्यापारी लेकर आया था जिससे मैंने बड़ी कठिनता से प्राप्त किया है। इसमें एक खास खसूसियत यह है कि यदि कोई पाक साफ आदमी इसको अच्छी जमीन में बोएगा तो इसी के समान और बहुत सी मोतियां पैदा होंगी। मैंने देखा कि यह काम सिवा आपके दूसरा कोई न कर सकेगा, अतएव आपकी सेवा में लेकर उपस्थित हुआ हूं। कृपया इसको किसी अच्छी जमीन पर बो दीजिए, आपको आगे चलकर इससे बड़ा लाभ होगा। बादशाह उसकी बात मानकर तुरंत आज्ञा दिया, बीरबल, इसके योग्य जमीन ढूंढकर सूचना दो। परवाने में यह भी लिखा था कि जिस जमीन को बीरबल इस कार्य के लिए पसंद करेगा, वह चाहे बड़ी आलीशान मकानों से ही क्यों न सुशोभित की गई हो, तुरंत साफ करा दी जाएगी। बीरबल की खूब बन आई। उसने अपने पुराने वैरियों के मकानातों को आर्डर देकर तोड़वा दिया। कितने लोगों ने तो बीरबल के आतंक से बचने के लिए बड़ी बड़ी रकरमों की घूंसे दी। पहले वह नाक भौं सिकोड़कर लोगों को टरकाता, परंतु जब न मानते और बहुत मिन्नत करते
तो किसी से कम और किसी से बेस लेकर उनका मकान छोड़ देता। जब बीरबल का खासी रकम मिल गई तो बड़े बड़े महलों को गिरवाना बंद कर दिया। बात को गरीबों की झोपड़ियों का चौगुनी कीमत देकर कुछ झोपड़ियां गिरवाकर एक खासी बोरस जमीन बना ली और उसे खूब जोतवाकर उसमें उत्तम प्रकार की खाद डलवा दी। पंक्ति से आवपाशी कराकर उसको भली भांति सिंचवाकर खेत को दुरुस्त करवा लिया। जब बीज बोने के काबिल खेत तैयार हुआ तब बीरबल ने एक दूत द्वारा बादशाह के पास खबर भेजी, पृथ्वीनाथ, आपका खेत तैयार हो गया है, अब आप सभासदों के सहित पधार कर खेत का मुलाहिजा फरमावें। बीरबल उस मोती के बीज को लेकर सभा के सन्मुख आया और उसे बादशाह को दिखाकर बोला, हुजूर, इस बीज को बोने वाला खूब पाक साफ मनुष्य होना चाहिए, जिससे दुर्गंधी आती होगी। उसके बोने से बीज से हरगिज मोतो नहीं उगेगी। इसलिए जिसके शरीर से कभी वायु न सरती हो वह इसको बोए। आपके दरबार में तो ऐसों की कमी भी नहीं है। किसी एक को आज्ञा दीजिए कि जो इस काम को प्रसन्नता पूर्वक करे। बादशाह ने एक एक कर अपने सभी उपस्थित सभासदों से पूछा, परंतु कोई बीज बोने के लिए हामी न हुआ। लगभग हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे, पर सबों ने नहीं कर दिया। कारण कि यदि कोई यह कहकर कि मुझे हवा नहीं सरती, मोती बोने का साहस करता और कहीं बाद में मोती न उगती तो उसकी गर्दन मारी जाती। तब बादशाह ने बीरबल को बीज बोने के लिए कहा। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, यह तो मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि मुझको वायु सरती है। आपके सामने बहुतेरे लोगों ने इस बात की साक्षी दी है कि उनको वायु नहीं सरती, तो बड़े अफसोस की बात है कि बीज बोने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं होता। श्रीमान को भी वायु नहीं सरती, अतएव अब इस काम को स्वयं आप ही करें तो कितना उत्तम हो। बादशाह बीरबल के प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि मुझे भी तो वायु सरती है। इस संसार में ऐसा एक भी मनुष्य न निकलेगा जिसे वायु न सरती हो। तब बीरबल ने मौका देखकर कहा, पृथ्वीनाथ, जब यही बात है तो बेगम और मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके लिए हम दंडित किए गए। बीरबल की इस युक्ति से बादशाह का गुस्सा शांत हो गया और बेगम को महल में बुलवाने की आज्ञा दी। बीरबल भी दोवान पद पर नियुक्त किया गया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और कमेंट में जरूर बताएं कहानी कैसी लगी। दोस्तों, बसंत ऋतु में एक दिन बादशाह अकबर ने बाग में दरबार लगाने की इच्छा व्यक्त की। तुरंत बाग में दरबार लग गया, जहां बादशाह सिंहासन पर बैठे थे। बादशाह अकबर के पास ही बीरबल बैठे हुए थे, जो बादशाह की सम्मति लेकर न्याय कर रहे थे। न्याय का काम 5-6 घंटों तक होता रहा। उपस्थित लोगों का न्याय हो चुका था। उसके बाद एक व्यापारी आया। उसने अपनी अर्जी बादशाह अकबर के सामने रखी। बादशाह अकबर ने बीरबल से उसे पढ़कर सुनाने को कहा। आज्ञानुसार बीरबल ने उसे पढ़कर सुनाया। बादशाह अकबर की प्रतिष्ठा की अनेक पंक्तियों के बाद उसमें लिखा था, मैं अजमेर शहर का रहने वाला हूँ। देश विदेश में घूम फिरकर माल खरीदना बेचना मेरा काम है। जिस समय मैं बंग देशांतर्गत ढाका नगर में पहुंचा, वहां मैंने एक सौदागर के पास एक राजहंस देखा जो बहुत सुंदर और गुणवान था। उसके पंख सोने जैसे थे। मैं उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता। आपके महल में रहने योग्य जानकर मैंने उसको खरीदने का विचार किया। फिर उस सौदागर को मुहमांगा दाम देकर उसको मोल ले लिया। उसे एक पिंजड़े में बंद करके यहाँ लाया तथा अपने कमरे में टांग दिया। वह पिंजड़ा हमेशा वहां टंगा रहता था। आज मैं जिस समय अपने घर वापस गया तो मुझको पिंजड़े में राजहंस नहीं मिला। मुझको शक है कि मेरे नौकरों ने उसे मार डाला है। मैं प्रार्थना करता हूं कि उसकी खोज कराकर अपराधियों को दंड दिया जाए। यह फरियाद सुनकर बादशाह अकबर ने उस व्यापारी के नौकरों को दरबार में बुलाने की आज्ञा दी।
आज्ञानुसार उसके सब नौकर कुछ ही देर में दरबार में पहुंच गए। बादशाह अकबर ने उन नौकरों से अच्छी तरह पूछताछ की, परंतु जब कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने व्यापारी से कहा, तुम्हारी चोरी का पता नहीं चला। हमने तुम्हारे नौकरों से पूछताछ कर ली। अब यदि तुम्हें किसी दूसरे पर शक हो तो बताओ। यह सुनकर उस व्यापारी का मुंह उतर गया। उसने बीरबल से कहा, जैसा आज मेरे साथ न्याय हुआ, यदि ऐसे अन्य न्याय भी होते हों तो फिर सच्चा न्याय कौन करता है? बीरबल ने कहा, मैं तुम्हारा न्याय किए देता हूँ। फिर बीरबल ने व्यापारी के नौकरों को दोबारा बुलाने की आज्ञा दी। सिपाही नौकरों को ले आए। कुछ खोज करने के बाद बीरबल उनकी ओर देखकर बोले, क्यों रे चोर, तेरे मन में क्या विचार है? पक्षी को मारकर खा गया और उसके पंख भी पगड़ी में छिपाकर दरबार में आया है। वाह, शाबाश, इतनी देर से तो तूने स्वीकार नहीं किया, परंतु अब बोल क्या कहता है? बीरबल को इस तरह कहते हुए सभी दरबारियों ने मुना। सौदागर के नौकरों में राजहंस को चुगने वाला भी था। उसने अपने मन में विचार किया कि कहीं मैं भूल में अपनी पगड़ी में पंख तो नहीं रख लाया हूं। ऐसा सोचकर उसने इस ढंग में धीरे धीरे पगड़ी पर हाथ फेरना शुरू किया कि किसी भी दरबारी को मालूम न पड़े। सब लोग नौकरों की तरफ देख रहे थे, परंतु किसी की भी दृष्टि उस चोर पर नहीं पड़ी। लेकिन बीरबल ने उस चोर को ताड़ लिया। उन्होंने उसके अलावा अन्य सबको छोड़ देने की आज्ञा दी। फिर बीरबल ने उससे अनेक प्रकार के प्रश्न किए, परंतु जब किसी भी तरह उसने चोरी करना स्वीकार नहीं किया तो उसकी पिटाई करने की आज्ञा दी गई। पिटाई की बात सुनते ही उसने डर के मारे तुरंत अपना अपराध कबूल कर लिया। बीरबल की इस बुद्धिमत्ता से न सिर्फ बादशाह अकबर ही बल्कि व्यापारी भी बहुत प्रसन्न हुआ। दरबारी भी बीरबल के न्याय पर वाह वाह कर उठे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, एक बार बीरबल अपने किसी काम से काबुल गए। उनकी वेशभूषा देखकर लोगों ने वहां के बादशाह को शिकायत कर दी। काबुल के बादशाह के सैनिक बीरबल को दरबार में लेकर आए। काबुल के बादशाह ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस मकसद से आए हैं? बीरबल बोले, मैं एक मुसाफिर हूँ और देश विदेश की यात्रा करता रहता हूँ। काबुल के बादशाह ने कहा, तब तो तुम्हें देश विदेश के अनेक राजाओं के बारे में पता होगा। बताओ, तुमने कहीं हमारे जैसा बादशाह देखा है? बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर, आप तो पूनम के चांद हैं। आप जैसा अन्य बादशाह भला कौन हो सकता है? काबुल का बादशाह मन ही मन खुश होता हुआ बोला, हम पूनम के चांद हैं तो तुम्हारा बादशाह क्या है? बीरबल सीना तानकर बोले, हुजूर, हमारा शहंशाह तो दूज का चांद है। काबुल का बादशाह स्वयं को पूनम का चांद समझकर खुशी के मारे गदगद हो गया और बीरबल को छोड़ दिया और सादर अपने दरबार में बैठाया। दूसरे दिन बीरबल को वस्त्राभूषणों से नवाज कर विदा किया। बीरबल वहां से दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने अपने मित्रों को यह बात सुनाई। यह बात एक मुंह से दूसरे मुंह होते हुए शाही दरबार तक भी पहुंच गई। बीरबल से जो दरबारी ईर्ष्या करते थे, उन्होंने इस बात को नमक मिर्च लगाकर बादशाह अकबर के सामने पेश कर दिया। अकबर बादशाह को यह बात बड़ी ही बुरी लगी। अगले दिन बीरबल दरबार में पधारे तो शहंशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, हम क्या सुन रहे हैं? तुम काबुल गए थे, बताओ तुमने वहां के सुल्तान से क्या कहा है? बीरबल ने बादशाह सलामत को वहां की सारी बातें कह सुनाई। अकबर बादशाह नाराज होते हुए बोले, बीरबल, काबुल के बादशाह को पूनम के चांद की तरह बड़ा और हमें दूज के चांद की तरह छोटा बताकर तुमने हमारी बेइज्जती नहीं की है। बीरबल सहज भाव से ही बोले, बादशाह सलामत, आप यह क्या कह रहे हैं? मैंने तो वहां आपका गुणगान ही किया है। पूनम का चांद कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसे कोई भी महत्व नहीं देता और वह तो अगले दिन से घटने लगता है।
पल पल घटने वाली चीज तो हर धर्म में अशुभ, तुच्छ और त्याज्य मानी जाती है। दूज का चांद चाहे कितना भी छोटा हो, लेकिन हिंदू और मुसलमान दोनों ही बड़े आदर भाव के साथ उसका दर्शन करते हैं। मुस्लिम महीना दूज से ही शुरू होता है। हिंदू लोग दूज के चांद को शुभ मानकर उसी दिन शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इन सबसे बड़ी बात यह है कि दूज का चांद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही है। जहां पनाह, अब आप ही बोलिए कि काबुल के बादशाह को पूनम का चांद और आपको दूज का चांद कहकर मैंने किसकी प्रशंसा की है। बीरबल को बादशाह ने उठकर गले से लगा लिया और कहा, मुझे पता है बीरबल, तुम जहां भी जाओगे वहां मेरी प्रशंसा ही करोगे। बीरबल से जलने वाले दरबारियों का मुंह इतना सा हो गया और जो दरबारी बीरबल की पसंद करते थे वे तालियां पीटकर उनकी तारीफें करने लगे। बीरबल की यही तो विशेषता थी कि वह बहुत ही सोच समझकर बातें करते थे और मौका आने पर अपनी बात को सिद्ध करके दिखा भी देते थे। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। दोस्तों, एक बार दरबारियों के साथ मिलकर अकबर बादशाह ने यह योजना बनाई कि देखें बीरबल को सच्चे दीन दुखियों की पहचान है या नहीं। बादशाह अकबर ने एक सैनिक को दीनहीन की वेशभूषा में बीरबल के पास यह कहकर भेजा कि यदि वह बीरबल से कुछ धन लेकर आएगा तो इसके बदले में हम स्वयं उसको इनाम देंगे। बीरबल मंदिर से पूजा अर्चना कर वापस आ रहे थे, तभी दीनहीन के वेश में वह सैनिक आकर बीरबल के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, हुजूर, मेरा पूरा परिवार एक हफ्ते से भूखा है। मैं स्वयं कई दिनों का भूखा हूँ। ईश्वर का कहना है कि भूखों को खाना खिलाना पुण्य का काम है। हुजूर, आप मुझे दान करके अवश्य ही पुण्य कमाएंगे। आप तो महादानी हैं। बीरबल ने उस दीनहीन को ऊपर से नीचे तक देखा और अगले पल ही समझ गए कि यह ऊपर से जैसा है अंदर से वैसा नहीं है। बीरबल ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गए। वह दीनहीन भी उनके साथ चल पड़ा। बीरबल नदी के तट पर आकर खड़े हो गए क्योंकि उनको नदी के उस पार जाना था। उन्होंने नदी पार करने के लिए जूती उतारकर हाथ में ली तो उस दीनहीन ने भी अपनी फटी पुरानी जूती उतारकर हाथ में ले ली। बीरबल ने जब नदी पार कर ली तब वह कंकरीले रास्ते से नंगे पांव ही आगे बढ़ गए। लेकिन वह दीनहीन कंकरीला रास्ता देखते ही खड़ा हो गया और झुककर अपनी जूती पहन ली, फिर वह चलने लगा। कुछ दूर तक वह बीरबल के साथ चला, फिर याचना भरी आवाज में वह बोला, हुजूर, आप तो बादशाह अकबर के दीवान हैं। सुना है बड़े दानी हैं। मुझ दीनहीन की पुकार लगता है आपने सुनी नहीं। बीरबल बोले, जो मुझे पापी बनाए भला मैं उसको दान कैसे दे सकता हूँ। वह सैनिक चौंककर बोला, कैसी बात कर रहे हैं हुजूर? क्या मुझे दान देने से आप पापी हो जाएंगे? हाँ, मैं पापी हो जाऊंगा। शास्त्र कहते हैं कि शिशु का जन्म होने से पहले ही ईश्वर उसके भोजन की व्यवस्था मां के स्तनों में दूध देकर कर देता है। ईश्वर व्यक्ति को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है, और तुम अपने आप को कई दिनों का भूखा बता रहे हो। इन सब बातों को देखने से तो यह लगता है कि ईश्वर तुमसे नाराज है। वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा ही रखना चाहता है। मैं तो ईश्वर का सेवक हूँ, उसकी मर्जी के खिलाफ मैं तुम्हें धन दे दूं तो वह मुझसे भी नाराज हो जाएगा। मैं ईश्वर के कार्यों में दखल नहीं दे सकता। माफ करना, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। ऐसा तो कोई पापी ही कर सकेगा। बीरबल के इतना कहने पर वह दीनहीन अवाक रह गया और चुपचाप वहां से चला गया। दरबार में आकर उसने सारी बातें बता दीं। दूसरे दिन शहंशाह दरबार में आए तो बीरबल से कहा, बीरबल, तुम तो अपने आप को बहुत बड़ा दानी कहते हो। लोग भी तुम्हें धर्म कर्म वाला मानते हैं। हम भी तुम्हें एक रहम दिल और दयालु प्रवृत्ति का इंसान मानते हैं।
हमें अफसोस है कि तुमने कल एक भूखे गरीब को खाली हाथ लौटा दिया। बीरबल, तुमने ऐसा क्यों किया? जहांपनाह, बीरबल मुस्कराते हुए बोले, मैंने किसी गरीब को खाली हाथ नहीं लौटाया बल्कि एक छद्म वेशधारी को वापस लौटा दिया, और मुझे इस बात की भी जानकारी है कि वह ढोंगी दीनहीन कोई और नहीं आपका ही सैनिक था और मेरी परीक्षा लेने के लिए आपने ही उसे भेजा था। बीरबल के इतना कहते ही दरबारियों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अकबर बादशाह चौंकते हुए बोले, बीरबल, तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ? हुजूर, उसके पांवों को देखकर। उसके पांव चिकने और कोमल थे। जब उसने कंकरीले रास्ते पर चलने के लिए जूती पहन ली तो मैं फौरन ही समझ गया कि यह कोई भूखा गरीब नहीं है। इसको तो नंगे पांव जमीन पर चलने की आदत ही नहीं है। जरूर बादशाह सलामत ने इसे यह देखने के लिए भेजा है कि बीरबल को सच्चे दीनहीन की पहचान है या नहीं। बीरबल यह कहकर चुप हो गए। शहंशाह अकबर बीरबल को गर्व से देखते हुए बोले, मुझे तुम पर और तुम्हारी अक्लमंदी पर गर्व है बीरबल। तुमको धोखा देना इतना सरल नहीं है। सच और झूठ की पहचान करने के लिए बीरबल की तरह देखने और समझने की जरूरत है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, बादशाह अकबर और बीरबल महल के बाग में टहल रहे थे। शहंशाह मूड में थे। उन्होंने बीरबल से सवाल कर दिया, बीरबल, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी पत्नी की कलाइयों में कितनी चूड़ियां हैं? तुम तो दिन में कई बार पत्नी का हाथ पकड़ते होंगे। बीरबल दुविधा में पड़ गए। उन्होंने तो कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। बीरबल कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, हुजूर, मेरा हाथ तो पत्नी के हाथ को कभी कभार ही पकड़ता है। लेकिन हुजूर, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी दाढ़ी में कितने बाल हैं? बादशाह बीरबल की बात को नजरअंदाज कर गए और बोले, बीरबल, दाढ़ी के बाल की गिनती कर पाना नामुमकिन है, किंतु हाथ की चूड़ियों को तो सरलता से गिना जा सकता है। बीरबल बोले, हुजूर, औरतों का क्या, वे तो अपनी कलाइयों में कमज्यादा चूड़ियां पहनती रहती हैं। औरत के हाथों में कितनी चूड़ियां हैं, बिना गिने बता पाना मुश्किल है। आप तो महल में प्रतिदिन ही जाते हैं। ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए आप सीढ़ियां तो चढ़ते ही होंगे। हुजूर, आप बता सकते हैं कि कितनी सीढ़ियां हैं? शहंशाह बोले, मैंने कभी सीढ़ियों की संख्या की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपनाह, सीढ़ियों को तो घटाया बढ़ाया भी नहीं जा सकता। वे वर्षों से एक ही संख्या में हैं, फिर भी वे कितनी हैं आपको मालूम नहीं तो भला मैं हर माह घटने बढ़ने वाली चूड़ियों की संख्या कैसे बता सकता हूँ? फिर भी मैं दोषी हूँ तो बंदे की गर्दन हाजिर है हुजूर। बीरबल की इस बुद्धिमत्ता के आगे बादशाह अकबर निरुत्तर रह गए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।